नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। साल 2026 की शुरुआत से ही 8वें वेतन आयोग की चर्चा जो है खूब हो रही है। हर केंद्रीय कर्मचारी को जानना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पेंशन बढ़ोतरी की चर्चाओं के बीच बुधवार 25 फरवरी को जो है नेशनल काउंसिल जेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी की खास बैठक हुई। मीटिंग की अध्यक्षता जो है रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी यूनियन एआईआरएफ के जो है जनरल सेक्रेटरी और स्टाफ साइड के नेता जो है शिव गोपाल मिश्रा ने की। इस दौरान जो है फिटमेंट फैक्टर, सैलरी पेंशन बढ़ोतरी, फैमिली यूनिट और भत्तों जैसे जो है कई अहम मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। लेकिन इस दौरान जो है सबसे ज्यादा ध्यान खींचा 8वें वेतन आयोग द्वारा जारी 18 सवालों ने, जिन पर संगठनों ने जो है सवाल खड़े किए। अब क्या हुआ 25 तारीख की मीटिंग में, इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में हमारे साथ जो है मौजूद हैं खुद एनसीजेसीएम के कन्वीनर जो है शिव गोपाल मिश्रा सर और हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। आप दोनों लोगों का जो है मनी 9 में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई आपको और प्रवीण जी को भी विशेष तौर पर। सर लेकिन सबसे पहले शो की शुरुआत करेंगे सर होली की शुभकामनाओं के साथ। आपको बहुत बहुत जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को भी होली की बहुत शुभकामनाएं। आप शर्मा बंधुओं को भी और टीवी9 के सभी टीम को भी जी, मेरी तरफ से भी होली की सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। चलिए सर शुरुआत करते हैं। 25 तारीख को बैठक हुई सर, कहा गया कि उसमें जो है तमाम जो है संगठनों की जो है लोग शामिल हुए और जो है अच्छी लंबी चर्चा हुई सर। ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए ना आपका रुख करते हैं सर, क्या हुआ उस बैठक में? देश की जो है तमाम जो है कर्मचारी संगठनों के जो लोग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, जानना चाहते हैं। देखिए, ये जो मीटिंग थी हम लोगों की इंटरनल मीटिंग थी ड्राफ्टिंग कमेटी की। हम लोगों ने स्टाफ साइड जेसीएम के जो भी घटक हमारे यूनियन और एसोसिएशंस हैं उनको सबको मिला करके हम लोगों ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है। और उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी में लोग हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं है हमने उनको भी शामिल करने का काम किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेशन करें और जितने लोग अपनी राय देंगे वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हित में होंगी और हम लोगों को भी इनपुट्स जो मिलेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलने का काम होगा। तो हम लोगों ने ये मीटिंग रखी तो थी मेमोरेंडम को ड्राफ्ट करने के लिए, लेकिन चूंकि इस बीच में हमारे पे कमीशन ने एक जो है वो जारी कर दिया जो है वो क्वेश्चनर, जी, और उसकी 18। भी लास्ट डेट 16 तारीख रख दी है। तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। तो हम लोगों ने सबने मिल करके उसी पर कंसंट्रेट करने का भी काम किया है। और अभी उसको वापस भेजने के बाद हम तमाम साथी जो हमारे जेसीएम स्टाफ साइड के हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो फिर होली के बाद मिलेंगे और मिलने के बाद में फिर हम लोग आगे का काम जो है वो मेमोरेंडम बनाने का काम करेंगे। जी, लेकिन क्या दिक्कत आन पड़ी सर? सरकार तो कह रही है कि 18 सवाल हम जनता से पूछ रहे हैं, को सभी लोग जो है इसका जवाब दे पाए। उसमें क्या आपत्तिजनक सवाल पूछे गए हैं सर? देखिए, हम तो उसको ना तो ये कहेंगे कि उनको सवाल पूछने का हक है। जी, बेहतर तो ये होता जैसे अभी तक मेमोरेंडम लोगों से ले लेते थे और उसके बाद में अभी तक पे कमीशन सवाल पूछता था, उन्हीं को स्टडी कर लेता था और फिर उनको लगता था तो वो क्वेश्चनर को फ्लोट करते थे और हम लोगों से पूछते थे। लेकिन थोड़ी उलटवासी है, उनको हो सकता है जल्दी भी हो इस मसले पर, तो इसलिए उन्होंने इसको जो है वो एक जो है वो अभी भेजने का काम किया कि अभी से पूछ लेते हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि पे कमीशन अगर जनता से सवाल पूछ रहा है, कर्मचारियों से सवाल पूछ रहा है, इंडिविजुअल से सवाल पूछ रहा है, तो वो उनकी मर्जी है, वो अपना पूछें। हम तो एक ही बात जानते हैं कि 10 साल के बाद में वेतन आयोग बैठा है तो वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ न्याय करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से लोगों की ज़रूरतें बढ़ी हैं, जिस हिसाब से कर्मचारियों की जो है वो नीड्स बढ़ी हैं,
तो उसके हिसाब से उनको जो है वो हमको सुनना होगा और सुनने के बाद में अपना फैसला सुनाना होगा। तो ये हम लोगों की अपनी सोच है। बाकी रह गया सवाल, क्वेश्चनायर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कहते हैं कि बहुत सारे जो है वो पेंशनर जो हैं वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जी। कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है। तो ये तो हो गई कि भाई जब रिटायरमेंट लोग होंगे तो रिटायरमेंट पेंशनर्स की संख्या तो बढ़नी ही बढ़नी है। उनका ये भी सोच है कि ये जो फिजिकल जो दबाव है जी। वो इससे जो है वो देश के ऊपर कितना आने वाला है। अरे भाई आप नौकर रखोगे, उससे काम लोगे, तो उसको जो है वो तनख्वाह नहीं दोगे, उसके अलाउंसेस नहीं दोगे, तो ये तो कहीं लिखा नहीं है। तो आप अगर उनको 10 साल के बाद में आपने तय किया है कि हम उनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, उनके अलाउंसेस बढ़ाएंगे, तो आपके ऊपर जो भी फिजिकल दबाव है वो भी आएगा। और फिर आज के दिन में दबाव का क्या मतलब है, जब सरकार कह रही है कि हम चौथी इकोनॉमी है और अगले साल तक तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे, 5 ट्रिलियन जो है वो हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। तो जब आपके बाद में इतनी आमदनी बढ़ रही है आपकी, और आप इतना जो है वो तरक्की हमारी हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो फिर सरकारी कर्मचारियों को देने में क्या प्रॉब्लम है। इनमें जी। क्वेश्चन पूछे गए हैं इस किस्म के, लेकिन हमने उनका बेफिटिंग रिप्लाई बनाया है, अभी भेजा नहीं है, इसलिए कि वी आर ऑलरेडी इन कंसल्टेशन विद आवर कोलीग्स। हम ओके सबसे सलाह करके और उसका जवाब सर। तय समय सीमा के अंदर भेजने का काम तो करेंगे। ये जो सवाल है इनके जवाब जब आप लोगों की तरफ से जाएंगे तो क्या वो भी एक कॉमन एक रिप्लाई जाएगा सारे जो संगठन हैं उनका मिला जुला, जिस तरह से आप एक मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी का, उसी तरह से जाएगा? सारे संगठन जितने भी आप लोगों से जुड़े हुए हैं कर्मचारियों के, वो इनका जवाब अलग अलग देंगे? एक तो सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल एक ये है कि पिछले साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन का सरकार ने बात कही थी कि साहब हम करेंगे। 1 साल हो गई और अभी तक पहला, अगर जहाँ तक मैं सही हूँ, कर्मचारियों के साथ एक भी अभी तक कंसल्टेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई। जो चेयरमैन बनी है वो और बाकी के सदस्य हैं, आप लोगों के साथ अभी तक कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। क्या आप ये मानते हैं कि पूरा जो आयोग का काम है वो वाकई बड़े सुस्त रफ्तार से चल रहा है? ये बात तो सही है, सरकार की तरफ से भी सुस्ती है और हमारे आयोग की तरफ से भी सुस्ती है। सरकार की तरफ से सुस्ती यह है कि अनाउंसमेंट के बाद 10 महीने तक उन्होंने जो है वो स्टोनी साइलेंस ले ली, बिल्कुल चुप हो गए। और जब बिहार के चुनाव का जो है वो वोट पड़ने जा रहा था, पहला दिन पहला चरण का, उसके एक दिन पहले जो है वो इस पे कमीशन के गठन का काम करने का काम किया। तो इससे एक गलत संदेश भी गया मेरी समझ से। हालांकि सरकार है और पार्टी की सरकार है, तो उनको अप्रोप्रिएट समय पर जो है वो अनाउंसमेंट करने का राइट तो है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। और उससे जो लाभ ले सकते हैं उसका भी राइट उनको है। लेकिन ये 10 महीने का जो विलंब है उसको बचाया जा सकता था। जी। सर अब इसी को। पे कमीशन जब बैठा है तो जी। 2-2.5 महीने तो जो है वो मेंबर सेक्रेटरी के रिटायरमेंट के बाकी थे, और उन्होंने कहा कि हम तभी ज्वाइन करेंगे जब हम रिटायर हो जाएंगे। तो अभी उन्होंने ज्वाइन किया, फिर वो ऑफिस मिला, फिर अब पहला जो है वो मिला है। हालांकि अभी तक पे कमीशन ऐसा नहीं करते रहे। हर पे कमीशन ने सबसे पहले स्टाफ साइड जेसीएम को बुलाया है, कंसल्टेशंस किया है, टर्म्स एंड रेफरेंस के बारे में बातचीत की है, हम लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या शेड्यूल होना चाहिए, किस तरीके से मेमोरेंडम आएंगे, किस तरीके से उनके ऊपर डिस्कशंस होगा, वो सारी बातें करते हैं। तो हमने भी मेंबर सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है कि भाई अभी तक का जो सिस्टम है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपका इरादा क्या है ये हम लोग समझने में असमर्थ हैं। जी। तो आप इसके बारे में हम लोगों को जानकारी दीजिए। और साथ इसके जो उन्होंने क्वेश्चनर भेजा है वो जी। भी हम लोग उनको भेजने का काम कर रहे हैं, जवाब, कि भाई हमारे तरफ से ये जवाब है। एक दूसरी बात आपने कही कि ये जो जेसीएम स्टाफ साइड है उसने एक ड्राफ्ट एक तरीके से तैयार कर दिया है।
जी। और जेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से हम इसको पे कमीशन को भेज देंगे, जो उनका क्वेश्चनर है। हम इसको वाइडली सर्कुलेट भी कर देंगे अपने एफिलिएट्स में भी और नॉन एफिलिएट्स में भी, और लोगों से अपेक्षा भी करेंगे कि वो इसी तरीके का जवाब जो है वो उनको भेजने का काम करे, क्योंकि हम लोगों ने हर चीज़ का, हमारे साथियों ने अध्ययन किया है और मंथन करने के बाद में इसका जवाब बनाया है। ओके सर, इसी के मद्देनजर सर एक मांग ये भी उठ रही है कि देखिए अब चूंकि जो है 17 महीने 18 महीने का समय लगेगा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये समय सीमा जो है थोड़ी और बढ़ सकती है, तो कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से थोड़ा अंतरिम जो है रिलीफ के टाइप में जो है पैसा कुछ दिया जाए, 20% के आसपास की बढ़ोतरी की जाए। आप सहमत हैं सर इस मांग से? अभी तक इस बारे में हम लोगों ने आपस में कोई चर्चा नहीं की है, जी। लेकिन बहुत सारी बातें जो पे कमीशन में के साथ जुड़ी रहती हैं, जो पहले भी हुई हैं, उनमें जैसे डीए के मर्जर का सवाल है, जी सर, कहा जा रहा ये है कि सवाल बेसिक में उठेगा। 50% जो है डीए मर्जर की बात कही जा हाँ, रही है। बेसिक में जो भी उसको मिला दिया जाए ताकि वो बेसिक पे बन जाए, और बेसिक पे के हिसाब से हमको महंगाई भत्ते और जो दूसरे जो अलाउंसेस हैं वो उस हिसाब से मिलने लगे। अभी थोड़ा सा रुक करके ये सारी चीज़ों का अध्ययन कर लें हम लोग, तो हो सकता है कि अगर इसमें लगेगा कि पे कमीशन अभी इसको टालने की कोशिश करेगा या लंबा समय खींचेगा, तो जी। हम लोग अंतरिम राहत की भी मांग करेंगे, इंटरिम रिलीफ की भी मांग करेंगे। ओके सर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको कि हम लोग आने वाले समय में जो है वो पे कमीशन के सामने ले जाने का काम करेंगे। सर, जो 25 तारीख को आपकी मीटिंग हुई तमाम संगठनों की, आपके एफिलिएट संगठन और बाकी लोगों की, उसमें क्या सब जो संगठन है, सारे प्रतिनिधि हैं, क्या वो एक राय नज़र आ रहे हैं, या उसमें आपस में भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि मत भिन्नता है एक राय होकर? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग जो संगठन हैं वो अपनी अलग अलग डिमांड तैयार कर रहे हैं, अलग अलग डिमांड सरकार के पास भेज रहे हैं, चाहे फिटमेंट फैक्टर हो, चाहे डीए के मर्जर की बात हो। क्या जब आप फाइनल एक मेमोरेंडम लेकर जाएंगे आयोग के पास, तो क्या वो सबकी साझा सहमति वाला होगा? आपको लग रहा है कंसेंसस बन पाएगा डिमांड्स को लेके? नहीं नहीं, बिल्कुल 100% कंसेंसस बनेगी, और ये पोजीशन हर पे कमीशन से पहले होती है, जी। और ये बुरी बात नहीं, क्योंकि हर संगठन को अपनी बात सोचने का हक है और हर व्यक्ति को अपनी राय जाहिर करने का हक है। तो जब भी हम लोग बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं पूरे प्रजातांत्रिक तरीके से, तो हर व्यक्ति अपनी बात को कहता है, लेकिन कुल मिला करके जब हम लोग बात करते हैं कि हमें वही बात कहनी है जिस बात को हम तथ्यों के आधार पर जो है वो पे कमीशन के सामने रख सकें और अपनी बात को सही साबित कर सकें, चाहे सरकार हो और चाहे वो पे कमीशन हो। हमारा उद्देश्य यही हमेशा रहा है कि हम वो ऐसी बात नहीं करें जो कि हम लोग जिसको प्रूव नहीं कर सकें, या जिनको कि हम जिसके लिए कोई तथ्य नहीं दे सकें। तो लेकिन अल्टीमेटली जब सारे लोग अपने अपनी बातें कर लेते हैं, तो फिर सब लोग मिल करके एक दिमाग बन जाता है, और करीब करीब सब लोग जो है वो यूनानिमिटी और यूनानिमस तरीके से ही जो है वो अपनी चीज़ों को पेश करने में हम लोग सफल हो जाते हैं। तो इसलिए ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि अभी तक जो लोगों के मन है वो अलग अलग हैं, अपने तरीके से लोग सोचने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब तमाम जो लोग हैं वो मिलते हैं, मंथन करते हैं, बात करते हैं, तो उस पर सब लोग विचार करके और कहीं ना कहीं पर एकता के साथ में उसको सोचने का भी करते हैं। नहीं, जैसे अभी जो एक एफएनपीओ ने सीधी चिट्ठी भेजी है जो आयोग की अध्यक्ष हैं उनके पास अपनी डिमांड्स को लेके, तो क्या तरीका ये होता कि जो स्टाफ साइड है आप लोग के पास वहाँ से होके एक साझा पत्र जाता? मैंने इसलिए ये सवाल पूछा आपसे। अब थोड़ा सा नए बच्चे हैं, कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी पहली मीटिंग थी, तो मैं कुछ जी। उत्साह है लोगों के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब जेसीएम स्टाफ साइड की बात होगी तो वहाँ चाहे एफएनपीओ हो, एनएफपी हो, और चाहे आईडीएफ हो, चाहे एनडीडब्ल्यूएफ हो, चाहे एआरएफ हो, चाहे एनएफआईआर हो,
चाहे कन्फेडरेशन हो, सब लोग मिलकर के एक मत से ही चीज़ों को भेजने का काम करेंगे। और भविष्य में आप देखेंगे कि इस तरीके के जो चीज़ें हैं नहीं रहेंगी। यही नहीं है, हम आपको बता दें कि हम कॉमन डिमांड्स के ऊपर तो अपना मेमोरेंडम जेसीएम की ओर से भेजेंगे, लेकिन जो डिपार्टमेंटल मेमोरेंडम्स हैं वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने भी अलग से भेजेंगे, जी तो उस पर कोई रोक नहीं होगी। लेकिन चूंकि एक विचार यह है कि एक जो मूल चीज़ें हैं वो एक तय हो जाए क्या होनी चाहिए, तो उसके बाद में फिर उसी को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे लोग। और फिर चाहे डिपार्टमेंटल मेमोरेंडम्स हो और चाहे वो कॉमन मेमोरेंडम जेसीएम का हो, उनमें बहुत अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जी मिश्रा सर, उत्साह तो इतना हो गया कि आपसे जब लास्ट मुलाकात हुई थी जूम पे ही, तो आप कह रहे थे कि विशाल 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर उससे नीचे तो बात ही नहीं होगी। लेकिन जैसा जैसा प्रवीण सर ने कहा कि एफएनपीओ ने डायरेक्ट चिट्ठी भेज दी, वहां से एक जो है नया फिटमेंट फैक्टर सामने आया सर 3.25 का। अब हम लोग भी चौंक गए सर। आपसे जो है फर्स्ट कमेंट लेना चाहेंगे, 3 से ऊपर तक की जो फिटमेंट फैक्टर क्या जायज है, कैसा लग रहा है सर? विशाल भाई देखिए, अभी फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम पे बातचीत जरूर हुई है, जी लेकिन कोई उस पर अभी मत एकता नहीं है। क्योंकि अलग अलग साथी अलग अलग बात कर रहे हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना वाली बात है। तो अभी हम इस बारे में, जैसा मैंने पहले भी कहा आज भी कह रहा हूँ, कि ये ऐसा सवाल है जिसको कि जब तक 100% यूनानिमिटी के साथ बात तय नहीं हो जाए तब तक ये कहना उचित नहीं है कि 3.25 होगा या 2.86 होगा। तो अभी इस बारे में मैं फिर विनती करूंगा कि थोड़ा जी सा 10-15 रोज आप इंतजार करिए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और हमारे लोग भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी जो तमाम फिटमेंट फैक्टर के लिए फार्मूले होते हैं, जी सरकार भी उसको मानती है, हम भी उसको मानते हैं, उनका अध्ययन भी हो रहा है। और ये भी हो रहा है कि जो भी बात हम लोग ले जा करके पे कमीशन के सामने रखेंगे, तो उस पर हम कितना अपने आर्गूमेंट्स को सही उतार पाएंगे, तो उस पर भी चर्चा हो रही है। जी तो मुझे आशा है कि बहुत जल्दी हम लोग इस बात को कर लेंगे। बाकी अभी ये कोई फाइनल नहीं है कि इतना होगा कि उतना होगा। जी सर मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण, मैं अपने लिहाज से मानता हूँ इस चीज़ को, जो 8वें वेतन आयोग ने जो 18 सवाल दिए हैं उसमें 3 सवाल जो हैं वो ऐसे हैं जो थोड़ा सा चौंकाते हैं, और हम चाहते थे कि उन सवालों पे आपसे एक बार ज़रूर बात की जाए। 3 चीज़ें ऐसी हैं सर जिन पे ये समझना चाहेंगे और सारे कर्मचारी भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर आयोग या आयोग के तौर पर अगर हम माने तो सरकार क्या जानना चाहती है। पहली बात, जो सवाल जो पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था पे क्या असर होता है, अगर ज़्यादा वेतन बढ़ोतरी होती है, वेतन आयोग लागू होते हैं, तो घाटा, सरकार का घाटा और महंगाई किस तरह से बढ़ सकती है, और सोच और दिशा क्या होनी चाहिए। एक सवाल ये है सर। एक सवाल ये है कि जब सैलरी और प्रमोशन जिस तरह से सरकार में होते हैं, क्या उनकी तुलना प्राइवेट सेक्टर के वेतन स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर और प्रमोशन के साथ किस तरह से की जा सकती है। बहुत शॉर्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये। और तीसरा, एक ये बात कही गई है कि क्या जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, मान लीजिए कोई इंजीनियर है किसी डिपार्टमेंट में, तो उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर ठीक वैसा होना चाहिए जिस तरह का स्ट्रक्चर एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में किसी इंजीनियर का होता है। इन 3 सवालों के हिसाब से आप क्या देखते हैं कि सरकार आखिर क्या जानना चाहती, या आपकी राय से ये पता लगाना चाहती कि देखिए प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर के को एक रूप किस तरह से बनाया जा सकता है। प्रवीण भाई, एक बात बताया आपको कि देखिए, ये जो पे कमीशन है, इसने जो सवाल का क्वेश्चनर भेजा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। जी क्योंकि ये पूछना कि देश के अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, तो ये पहला पे कमीशन तो नहीं है, 8वां पे कमीशन है। अगर 7 पे कमीशन में देश की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, जीडीपी बढ़ा,
तो पे कमीशन को ऐसे ही समझ लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर पे कमीशन के दिमाग में ये हो कि इसमें आर्थिक बोझ पड़ेगा तो निश्चित तौर पे पड़ेगा। अगर सरकार 10 साल में तनख्वाह बढ़ाने की का फार्मूला लाई है, हम तो 5 साल ही मांग रहे थे, तो अगर अब 10 साल में तनख्वाह बढ़ाएंगे तो उसका असर तो पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग इस बात को जानते हैं कि जब सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ती हैं तो उससे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ती है, तमाम प्रोडक्शन बढ़ता है चीज़ों का। लोग जो है वो, हम देखते हैं कि लोग गाड़ियां खरीदते हैं, तमाम नई नई चीज़ें जो है वो अप्लायंसेस लेते हैं, तो उन सब चीज़ों से देश की अर्थव्यवस्था जो है वो घाटे में नहीं जाती है। देश की अर्थव्यवस्था जो है उसके अंदर बूस्ट आता है। तो एक तो ये सवाल है जो आपने रखने का काम किया। जी। दूसरा सवाल यह है कि प्राइवेट सेक्टर और सरकारी क्षेत्र, ये दोनों बिल्कुल अलग विषय हैं। सरकारी क्षेत्र और जो है वो प्राइवेट क्षेत्र में कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। ये इस चूंकि सरकारी क्षेत्र एक जिम्मेदार क्षेत्र है और एक अच्छे गुड गवर्नेंस का क्षेत्र है, ये सोशल ऑब्लिगेशंस का क्षेत्र है। प्राइवेट क्षेत्र जो है वो सिर्फ लाभ कमाने का क्षेत्र है, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कम से कम खर्च के साथ में कैसे कर सकता है। तो ये एक बात को बहुत साफ समझ लेना चाहिए। तो इनका कोई भी वो नहीं है। वो उन्होंने एक सवाल पूछ लिया है उसके काल्पनिक नहीं, तो तौर क्या पर। सरकार आपसे ही इस चीज के जवाब जानना चाहती कि आप ही बताएं कि साहब प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र की सैलरी और प्रमोशन जैसी चीजों के बीच हम तुलना? लोगों ने सीधे तौर पर उनको कहा है कि ये दोनों क्षेत्र जो है वो तुलनात्मक नहीं है। सरकारी क्षेत्र बिल्कुल अलग है। सरकारी क्षेत्र के लिए आपको अलग से ढांचा बनाना पड़ेगा, अलग से उनको उनकी बेसिक पे तय करनी पड़ेगी, अलग से फिटमेंट फैक्टर तय करना पड़ेगा, अलग से अलाउंसेस तय करने पड़ेंगे। जिन कठिन परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी काम करता है, जितनी शहादत सरकारी कर्मचारी देता है, उन सारी चीज़ों को की आपको जो है वो उनका मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो ये मूल्यांकन जो है वो सरकारी क्षेत्र का और उनके प्राइवेट क्षेत्र का नहीं हो सकता है। हमने सीधे तौर पर उनके सवाल का एक तरीके से नकारने का काम किया है। हम उनके इस सवाल को जो है बहुत महत्व नहीं देना चाहते। नहीं, तो क्या इसको लेके जब आयोग के साथ आप लोगों की बैठक होगी तो क्या इसको लेके आपस में रार तकरार भी हो सकती है क्या जब आयोग के साथ आप लोग बैठेंगे? देखिए, हम रार तकरार तो नहीं करेंगे। रार तकरार करनी होगी तो हम सरकार के साथ करेंगे, जो पे चलिए। कमीशन बैठाती है, पे कमीशन को स्वीकार करती है और जिसके हम नौकर हैं। चलिए सर, तो एक और हमारी रार तकरार जो भी होनी है वो सरकार से होनी है। चलिए। हम पे कमीशन से अपनी बात को पूरी ईमानदारी से, पूरी दृढ़ता के साथ रखने का काम करेंगे। पे कमीशन हमारी बात मानेगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं मानेगा तो उसके लिए हमारे पास में संघर्ष का रास्ता हमेशा खुला है, और उसके लिए हम लोग कभी भी जो है वो पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। चलिए मिश्रा सर, रार तकरार और विवाद की बात हो रही है सर, तो एक और जो है सबसे बड़ा विवाद का जो कारण बन रहा है वो कहा जा रहा है कि एनपीएस यूपीएस खत्म हो और ओपीएस की बहाली की मांग कही जा रही है। पुरानी पेंशन को जो है वापस लौटाने की बात कही जा रही है। इस पर आपसे हम जानना चाहेंगे क्या है ये मुद्दा सर? बहुत अच्छी बात है, अगर ओपीएस वापस हो जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ओपीएस वापस नहीं होती है तो हम लोग इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो ओपीएस के फीचर्स हैं वो यूपीएस के माध्यम से हमारे सरकारी कर्मचारियों की जेब में चले जाएं। उसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। काफ़ी कुछ सफलता मिल भी गई है, जो बची खुची है उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो क्या सर कुछ मॉडिफिकेशन आप यूपीएस में करवाना चाहेंगे या एनपीएस में बॉस? नहीं, यूपीएस में तो मॉडिफिकेशन हो ही रहे हैं। जो भी एनपीएस अगर इस लायक होता तो फिर यूपीएस की जरूरत ही नहीं थी। जी। लेकिन यूपीएस में भी ओपीएस की अपेक्षाकृत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रेट्रोग्रेड है, जो कि सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा है कि जैसे 25 साल का आपने समय रख दिया, जी। तो ये 25 साल सही का बात है। समय उचित नहीं। आज के समय में 20 साल का समय होना चाहिए। आपने हमारी जो तनख्वाह से पैसा कट रहा है उसको आप हमको 1/10 दे रहे हैं।
हमारी मांग यह है कि नहीं, आप जो है वो हमको कम से कम जो है वो हमारा जो पैसा आप काट रहे हैं उसका कम से कम आधा पैसा तो हमको वापस करिए। आप कहते हैं कि आप वॉलंटियर रिटायरमेंट लेंगे तो हम आपको जो है वो 60 साल के बाद में आपका पैसा वापस करेंगे। तो ये तो बिल्कुल जाति वाली बात है, जुर्म की बात है। तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम इसको वापस कराने का काम जरूर करेंगे। ओके और अगर ओपीएस आ जाए तो फिर तो क्या करना है, जी, ओपीएस की मांग को लेकर के तो हम लोग लड़ ही रहे थे। चलिए लेकिन चलिए, हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनको समझ में आ गया, उन्होंने आधी पेंशन तो दे ही दी, आधा 60% फैमिली पेंशन दे दिया, अभी 10,000 रुपये जो है वो मिनिमम पेंशन देने का काम कर दिया। जी। तो हमको लगता है लेकिन कि जो आप उसी तारीफ मुलाकात कर रहे में हैं, ये तारीफ जो कर रहे हैं बचा मिश्रा हुआ है वो साहब, भी सब मिल जाएगा। लेकिन मिश्रा साहब आप जो तारीफ कर रहे हैं तो सर आउट ऑफ 30 लाख मात्र 1,22,000 लोगों ने ही यूपीएस को ऑप्ट किया। फिर ऐसी क्या वजह थी कि बहुत कम संख्या में लोगों ने यूपीएस को चुना? वही बात नहीं है। देखिए, जिस समय पहली बार इनको छूट मिली थी उस समय टोटल ऑप्ट करने वालों की संख्या जो है वो 26,000 थी। बाद में दूसरी बार मौका आया तो वो बढ़ करके करीब 70-80 तक गया। अभी आप ये तो मानेंगे कि मतलब करीब 2.5 लाख के करीब लोग जो है वो आज की तारीख में इसको ऑप्ट कर चुके हैं। और इसके ऑप्शन के जो सबसे बड़ी बाधा थे वो थे जो हमारे अधिकारी लोग हैं। अभी हमने इसमें एक ऐसा जो है वो क्लास डलवा दिया है जी। कि जिससे कि जो बच्चे हैं उनको ये सुरक्षा मिल जाए कि अगर 1 साल पहले तक उनको लगता है कि उनके जो है वो एनपीएस में उनका पैसा ज़्यादा बन जाता तो वो वापस जा सकते हैं एनपीएस में। तो ये क्लास एक बनने से वो जो एक लोगों को लगता था कि हमको एनपीएस में ज़्यादा फायदा हो सकता है, हम यूपीएस क्यों ऑप्ट करें, तो ये मामला जो है वो काफ़ी ठीक होने का काम हुआ है। बाकी जो तारीफ और नहीं तारीफ का सवाल है वो सिंपल ये है कि हमारी कोशिश है और कोशिश थी कि हर कर्मचारी जब रिटायर हो तो उसको उसकी तनख्वाह का आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलना चाहिए, जो बात सरकार ने मानी। अगर ये नहीं होता तो लोग 800 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये की पेंशन, जो कि पेंशन नहीं थी, भीख थी एक तरीके से, उससे काम नहीं चलता। तो सवाल है वो काम जो है वो हम लोगों ने मिलकर के करने का काम किया। सर एक आखिरी सवाल, अब चूंकि पहली बैठक आप लोगों की हो गई, इस दिशा में थोड़ी गतिविधि होती नज़र आ रही है, आयोग का भी काफ़ी सारा काम, नए लोग वहाँ पे भी आए हैं। अब आगे का क्या रोड मैप है, यहाँ से आगे अब क्या क्या चीज़ें होनी हैं, उसका थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ। जहाँ तक नेशनल काउंसिल जेसीएम का सवाल है, जो कि सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है पे कमीशन के मामले में, तो अभी तो उसके साथ में पे कमीशन की एक बैठक होनी चाहिए। दूसरा, जो हमारी इंटरनल कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी, वो आने वाले समय में होली के बाद कंटिन्यूअस सिटिंग करेगी और करने के बाद में एक कोशिश करेगी कॉमन मेमोरेंडम जो है वो हम लोग एक 15 दिन के अंदर कोशिश करेंगे तैयार करने की, और फिर उसको अपने एफिलिएट्स के बीच में भेजने का काम करेंगे, उनकी सलाह लेंगे, और फिर एक उनकी सबकी सलाह के बाद जो भी जो है वो बनेगा, एक ढांचा बनेगा पे कमीशन के मेमोरेंडम के लिए, वो हम लोग तैयार करके और फिर अपने पे कमीशन को भेजने का काम करेंगे। और फिर जब वो बुलाएंगे तो उस समय उस पर बातचीत होने का काम होगा। हमारा एक ही प्रयास होगा कि जो भी गाइडलाइन और डेडलाइन या शेड्यूल पे कमीशन तय करता है, हम उस डेडलाइन को मीट करें, हम उनसे एक्सटेंशन ना मांगे। क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो गया है और इस डिले में हमें जो है वो अपने जो अलाउंसेस हैं उनके ऊपर जो बढ़ोतरी होनी चाहिए उसमें खतरा नज़र आता है। हालांकि हम लोग मांग करेंगे इस बात की कि भाई पे कमीशन डिले आपने किया है, इसलिए जब आप 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करें तो बढ़े हुए अलाउंसेस भी जो है उसी तारीख से लागू होने चाहिए। जी, अंतिम में 1-2 सवाल और पूछना चाहूँगा मिश्रा सर आपसे। एक तो कहा जा रहा है कि इंक्रीमेंट की बात कही जा रही है कि साल भर में जो है 2 बार जो है इंक्रीमेंट होना चाहिए, इस पर आपसे क्या कुछ जानना चाहेंगे? कहा जा रहा है कि 3%, 5% है, हम लोगों ने इसका
इसका पहले भी हम लोगों ने जो है वो मांग की थी 7वें वेतन आयोग के समय में ही, और काफ़ी आर्गूमेंट्स हुए थे इसके ऊपर। लेकिन बाद में ये बात तय हुई कि 6 महीने पर इंक्रीमेंट जो है वो एक तरीके से ऑप्शनली हो सकता है, लेकिन एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो साल में एक ही दफ़े रहेगा। हम इस बार फिर जो है वो इस साल में 2 बार इंक्रीमेंट के सवाल को लेकर के जाने वाले हैं, क्योंकि एक तरीके से जब प्रमोशन लोगों को मिलते हैं तो अगर हम 1 साल तक वेट करेंगे तो कई लोगों का जो काफ़ी नुकसान हो जाता है। और मान लीजिए 1 जनवरी से इंक्रीमेंट आ रहा है, जी। और अगर किसी आदमी का उससे पहले प्रमोशन जो है वो नवंबर में या उसी महीने के आसपास होने का मामला है, तो फिर उसको काफ़ी नुकसान होने का काम होता है। तो अगर एक बार जून में और एक बार जनवरी में, जुलाई में और एक बार जो है वो जनवरी में इंक्रीमेंट मिले, तो इससे क्या होगा कि उनके जो प्रमोशनल जो फिक्सेशंस हैं जी। उनमें उन लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसलिए हम इसकी मांग कर रहे हैं। चलिए सर, अंतिम सवाल एक लास्ट, आप गुस्साइएगा मत। ये खबर भी आ रही है सर कि जो है फैमिली यूनिट को कहा जा रहा है कि 3 से जो है 5 किया जाए, तो ऐसी खबर चलने लगी कि अगर ऐसा हो जाएगा तो 66% बढ़ जाएगी सैलरी। एक इस पर जो है आप जवाब दे दीजिए। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि सरकार को ये बात जो है वो हमारी माननी पड़ेगी, क्योंकि ये उचित नहीं है कि आप पुरुष को जो है वो 1 यूनिट माने, महिला को 0.8 यूनिट माने, बच्चों को 0.6 यूनिट माने, और माँ बाप को माने ही नहीं। तो ये उचित नहीं है। तो इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ में इस यूनिट के सवाल पर जाने वाले हैं, और ये आवश्यक भी है कि आज के दिन में अगर इस तरीके का हम लोग जो है वो करेंगे तो उचित नहीं है। सरकार को जो है वो इस बात को मानना चाहिए। अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए बिल पास हो गया है, अगर कोई अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेगा तो उसको जेल जाना होगा। तो सवाल है कि सरकार खुद कानून बनाए, और जब तनख्वाह डिसाइड करे तो उसमें उसका कहीं पर जो है वो जो है उसको कहीं मान्यता नहीं दे, तो इससे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए इस सवाल को लेकर के हम लोग पूरी मजबूती के साथ पे कमीशन के पास जाने वाले हैं। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। शिव गोपाल मिश्रा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद विशाल भाई आपको, प्रवीण जी आपको। शुक्रिया सर, थैंक यू। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।